पोजीशनिंग क्या होती है, लाइक एज अ फाउंडर क्या होती है? So positioning से भी पहले if I would say कि how positioning is what a customer, how does a customer perceive a brand, right? We can maybe loosely say in India there is a mass positioning, there's a mass premium positioning. अब आप देखो जैसे Zudio is a new brand, so they're going towards mass premium, right? Right. Of course, Zara is a premium brand, right? So अगर किसी की like अगर 50,000 rupees monthly income है, तो maybe that person might not knows कि भाई मुझे if I go to Zara तो 4-5 हज़ार की मे बी ड्रेस मिलेगी, तो मे बी इट्स नॉट वर्थ इट. तो ज़ारा की उसके दिमाग में एक पोजिशनिंग है कि एक्सपेंसिव है, और जिसके पास लेट्स आई एम जस्ट टॉकिंग लूजली, समवन इज मेकिंग 2 lakhs a month, उसके लिए मे बी एस्पिरेशनल ब्रांड है, पर वो चला जाएगा कि भाई ओकेजन बेस्ड, राइट, कि भाई ये तो मेरे लिए एस्पिरेशन है. उस ज़ारा जूडियो मान लो उसे पता है कि आई कैन अफोर्ड, या फिर लेट्स से 30-40,000 रुपीज़ सैलरी है, अगेन स्पीकिंग लूजली, कि वो विशाल मेगा मार्ट चला जाएगा, क्योंकि 500 रुपये की शर्ट मिलती है, 1,000 रुपये की पैंट मिलती है, स्निच चला जाएगा. सो आई थिंक वो पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ इनकम प्रोफाइल्स भी है कि भाई वेयर डज इट फिट इन मास प्रीमियम, कि बीट बी कार्स, बीट बी एनीथिंग, क्लोथ्स, एनीथिंग. तो इट इज़ ऑल्सो पोजीशनिंग कि अगर जोमेटो से ऑर्डर किया है, स्विगी से ऑर्डर किया है, तो खाना आ जाएगा. या अगर ओला उबर से मान लो कार ऑर्डर करिए, टैक्सी आएगी नहीं आएगी. पोजीशनिंग दिमाग में इट्स अ फंक्शन ऑफ, इट इज़ लाइक अ ब्रांड, आई वुड से इट्स अ लाइव प्रपोजिशन. एक पर्सन की जैसे हमारे दिमाग में पोजीशनिंग होती है कि दिस पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, कि भाई अगर रात को बुलाओगे, कोई ज़रूरत पड़ गई, अस्पताल में हो, हॉस्पिटल में, तो आ जाएगा. तो एक पोजीशनिंग है दिमाग में कि पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी. तो इससे ब्रांड की भी पोजीशनिंग है, किस कैटेगरी का ब्रांड है, प्राइस वाइज ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं. जैसे एक पर्सन की दिमाग में होती है आपकी नेबर की, दोस्त की, कज़न की, वैसे एक ब्रांड की पोजीशनिंग है. और पोजीशनिंग फिर एक इमोशनल पोजीशनिंग है कि भाई वी नो कि दिस पर्सन इज ह्यूमरस पर्सन, मजाक करता है, सीरियस पर्सन है, राइट, ट्रस्ट वर्दी है. तो एक पोजीशनिंग ऐसी ब्रांड की पोजीशनिंग है. सम ब्रांड्स टेक इट लाइट वे, उनका कम्युनिकेशन बहुत लाइट है, ह्यूमरस है, कुछ का सीरियस है, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप दे आर केटरिंग देमसेल्व्स टू और टारगेटिंग. सो पोजीशनिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ किस प्राइस पॉइंट पे आप हो, प्रीमियम, मास प्रीमियम, आपकी इमेज क्या है. किसी ब्रांड्स की होगी कि भी ओकेजन बेस्ड है. तो पोजीशनिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस एट्रीब्यूट्स जो एक ब्रांड के मार्केटिंग पीपल दे एस्टेब्लिश और कंज्यूमर के दिमाग में फाइनली बैठ जाते हैं. सेट ऑन सेट. जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है, पोजीशनिंग कब डिसाइड करनी चाहिए? पोजीशनिंग आई वुड से आपको जब ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हो, यू शुड डिसाइड इट. अगर आपने नहीं करी तो कुछ अपने आप बन जाएगी, जो शायद आप नहीं चाहते हो, वो अपने आप बन जाएगी. मान लीजिए आपने डिसाइड नहीं करी, आपने मार्केटिंग एजेंसी को अपना इंस्टा अकाउंट दे दिया, वो कभी उन्होंने ह्यूमर वाली पोस्ट डाल दी, कभी सीरियस वाली डाल दी, कभी कि ज़्यादा किसी 50s वाले एज ग्रुप को अपील कर रही है, ज़्यादा सीरियस है. लिंगोस अलग है, जो 20s वाले एज ग्रुप वाले करते हैं, जी जनरेशन कर रही है, उनकी लिंगोस अलग है. अगर आपको पोजीशनिंग नहीं पता और इंस्टा में आपकी एजेंसी में, सोशल मीडिया एजेंसी ने उसने अलग तरह से मतलब वो लिंगो यूज़ कर लिया, सीरियस का, ह्यूमर का, या उस एज ग्रुप का लिंगो नहीं है, आपने 50s वालों को टारगेट कर रहे और 20s वालों का लिंगोस यूज़ कर दिए, एब्रीविएशन यूज़ कर ली, तो वो कहीं ना कहीं आपका मिसफिट आ जाएगा. तो आपको पहले से पता है कि मैं किस एज ग्रुप के लिए केटर कर रहा हूँ, किस जेंडर को कर रहा हूँ, किस इनकम प्रोफाइल को कर रहा हूँ, क्या वेदर माई इमेज एज अ ब्रांड शुड बी वॉट, फन वाली है, सीरियस वाली है, ऐसा बैंक, ऐसा कार. तो आई वुड से कि ऑल दोज थिंग्स शुड बी वर्क बिफोर यू लॉन्च द ब्रांड. गॉट. एंड कैसे बनाते हैं पोजीशनिंग, अगर किसी को स्टार्ट करना, आपने बीबी के लिए कैसे किया? बिरयानी भाई के लोगों के लिए. सो जैसे कि वी न्यू कि भाई हम लोग फ्रेश बिरयानी बनाना चाहते हैं, राइट, वी वांट टू मेक इट फ्रेश इन हांडी फॉर एवरी ऑर्डर. तो उसमें 30 मिनट्स की बजाय, क्योंकि अगर आप फ्रेश बनाओगे तो 10 मिनट में नहीं बनेगी, 10 मिनट में तो बिरयानी गर्म ही हो सकती है. तो फ्रेश बनाने में 25-30 मिनट्स लगते हैं, तो डिलीवर होने में 50 मिनट्स लग जाते हैं, 60 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट तो बनाने में ही लगे अगर आपने फ्रेश बनाया हांडी, उसी हांडी को कस्टमर को आप डिलीवर करें. तो हमें पता है कि हमें थोड़ी सी सीरियस ऑडियंस चाहिए. मे बी पीपल इन देयर 20s और टीन्स want things faster in today's time of quick commerce, and also earlier in times of like fast deliveries in food delivery, 30 minutes delivery. So we said कि ठीक है, maybe 20s वालों को शायद हम इतना अपील नहीं करें, हम 30s 40s वालों को ज़्यादा अपील करेंगे. हम लोग मे बी स्लाइटली मास प्रीमियम है, नॉट मास नॉट प्रीमियम, पर मास प्रीमियम है. जैसे हमारी एक बिरयानी 400 450 की होती है, इसमें करीब
1 से 2 लोग खा सकते हैं, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी। वी सेड कि भाई थोड़ा मास प्रीमियम है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स बिरयानी बच्चे भी खाते हैं, एज ग्रुप कोई नहीं है, पर मे बी समटाइम्स मेल प्रेफर स्लाइटली मोर बिरयानी, although I would not say completely, and kebabs or a slightly male centric, slightly 30s 40s, slightly mass premium. तो वही लिंगो को आप यूज करोगे, and where these people go, right? Which kind of movies they go, which kind of shows they watch. तो आप वहीं पे amplify करोगे अपना content, and which will appeal to them. And of course we are trustworthy, we use the best quality ingredients. हमारा राइस जो हम यूज़ करते हैं, इट्स अ 2 years नेचुरली एज्ड प्रीमियम बासमती, वेरी एक्सपेंसिव वन, बट इट्स वेरी लाइट ऑन द स्टमक. द क्वालिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, मसालास, मीट वी यूज़. सो हम उसी तरह से फिर उसको प्रमोट करते हैं, पोजीशन करते हैं कि इट्स अ फ्रेश, हाइजीनिक, वेरी डिलीशियस, ऑथेंटिक बिरयानी, और विच इज़ अ कंसिस्टेंट टेस्ट एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो डाइनिंग. स्टेप्स क्या होते हैं अगर पोजीशनिंग के स्टेप 1 2 3 अगर आप बताओगे, किसी अगर आज मुझे बनाना है पोजीशनिंग अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले प्रोडक्ट आता है कि पहले पोजीशनिंग आती है? नहीं, पहले तो प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट तो हमेशा हीरो है. ठीक है, शुरुआत प्रोडक्ट से. हाँ, सबसे पहले तो प्रोडक्ट है कि भाई आपने, ये आपका प्रोडक्ट है, हीरो है. अब ये प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, वेदर यू हैव द मनी टू गो टू हाई स्ट्रीट और यू आर इन डिलीवरी और व्हाट, आप उसको पोजीशन कि भाई ये तो प्रोडक्ट है. अब ये who is the natural buyer, what gender, what age group, what income profile, what other demographic profile, education. तो आप उस प्रोडक्ट का नेचुरल फिटमेंट बना के अब वो बन गया. इसके आगे पोजीशनिंग है कि उस पोजीशनिंग में अब आपको पता लग गया किसको आपको जाना है. नाउ यू नो कि लेट्स से इफ आई एम टारगेटिंग पीपल इन लेट टीन्स, तो लेट टीन्स वाले कहाँ पर अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वेयर दे आर सीन, वेयर दे गैदर अराउंड, और हु आर देयर हीरोज और हीरोइंस उस एज ग्रुप के. तो मैं उसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करूँगा, कस्टमर पर्सोना, उसी कस्टमर पर्सोना के अराउंड मैं यूज़ करूँगा, और उसी तरह के कंटेंट को वहीं पे अपने को प्लेस करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज़. किस तरह की गेमिंग देखते हैं, बुक्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, OTT पे देखते हैं, पढ़ते हैं, गैदर अराउंड करते हैं. तो कंटेंट शुड बी अराउंड दैट एंड एम्पलीफाइड इन दोज सेटिंग्स. तो अगर एक एग्जांपल लेके करें ताकि लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, जैसे आजकल बहुत सारे फैशन ब्रांड्स आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी अपने ब्रांड्स निकालते हैं, स्ट्रीट वेयर ब्रांड जैसे आपने बोला वो आ गए हैं, बैंड्रा, जूम में हर जगह नए नए कपड़े, अलग अलग टाइप के कपड़े मिलते रहते हैं जो जेन जी और ओल्डर मिलेनियल्स के पास टारगेट करते हैं. तो अगर मेरे को आज एक ब्रांड खोलना है D2C में, और पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं प्रोडक्ट डिसाइड करूँगा, आपने बोला. तो अगर मैं प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आई विल टारगेट मेल 18 to 30 year olds, ये 12 साल के लोग हैं. फिर मैं कपड़ा डिज़ाइन करूँगा कि मैं, क्योंकि कपड़े के डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि कौन ले रहा होगा. तो लाइक वहाँ स्टेप क्या होंगे अगर आप मेरे को D2C? देखिए, मैं एक चीज़ फिर से आता हूँ कि आप उसमें कंफ्यूज मत करो. प्रोडक्ट हमेशा पहले आए. ठीक है. तो जैसे कि मैं और पहले जाता हूँ कि मान लो मैं फाउंडर हूँ, मेरा इमोशनल कनेक्ट मान लो खाने से है, फूड से, या मान लो मुझे फैशन की परवाह ही नहीं शायद इतनी, तो फैशन से शायद मेरा इमोशनल कनेक्ट ही नहीं आ रहा, या मेरा इमोशनल कनेक्ट या मेरा एक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है या कार्स में, तो कहीं ना कहीं, या मेरी एक्सपर्टीज उस एरिया में या इंटरेस्ट उस एरिया में, फैशन में है, फूड में है, कार में है, टेक्नोलॉजी में है, जिस भी में भी है, एस्ट्रोनॉमी में है, साउंड कंट्रोल में है, वीडियोस कंटेंट बनाने में, तो पहले तो मैं उस कैटेगरी की तरफ गया. ठीक है. फिर उस कैटेगरी में फिर मैं प्रोडक्ट की तरफ गया, क्योंकि मुझे हो सकता है कि फैशन में इंटरेस्ट है पर मेंस फैशन में हूँ, पर इवन ऐसा मैन हो सकता है मेरा इंटरेस्ट सबासाशी का विमेन फैशन में ज़्यादा है, मे बी, राइट. तो मैं उस तरफ चला गया. तो वो तो मेरे इंटरेस्ट और स्किल लेवल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. सबसे पहले तो वो आया मेरा इंटरेस्ट एज अ फाउंडर, मैं करना क्या. हाँ, मेरा इमोशनल कनेक्ट कहाँ है, मेरा एक कहाँ पे, मतलब मेरी एनर्जी है जिसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ, राइट. तो पहले तो वहाँ से आया. उसके बाद मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है या स्किल सेट है, एक्सपीरियंस है, ये आ गया. अगर आपको फास्ट फैशन ही करना है तो फास्ट फैशन आपका इंटरेस्ट है जो ज़्यादा करता है, लेट्स से, तो आपको साल में 9 टर्न करने हैं फैशन में, 10 टर्न करने हैं, हर महीने फैशन बदलना है. तो आप फास्ट फैशन ही करना चाहते हो तो आप 50s वालों को नहीं शायद अपील करो, 60s वालों को, आप टीन्स या 20s वालों को, बिकॉज दे वांट स्लाइटली चीपर क्लोथ, स्लाइटली थिंग्स विच लुक गुड एंड मूव फास्ट. तो आपका पहले तो जो आपका इंटरेस्ट है उससे जो कैटेगरी निकली, प्रोडक्ट निकला, सर्विस निकली, फिर उसके बाद आपने देखा कि ये चीज़ भाई अपील किसको कर सकती है. ऑल्सो यू डिस्कवर
as you go along the way. एंड इसमें मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं कब मेरा इंटरेस्ट ठीक है कपड़े में है, कमिंग बैक टू अगेन द D2C एग्जांपल, जैसे मुझे हाँ फैशन के कपड़े बेचने हैं, अब मेरा इंटरेस्ट 18 से 30 वाले फैशन सेगमेंट में है, तो मेल फीमेल मेल्स में मेल में मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि मैं कभी कभी ये हो सकता है ना कि फाउंडर इतना बायस रहता है कि मुझे यही बनाना है, मार्केट में जगह है कि नहीं, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो बोलते हैं, मैं बस लॉन्च करे जा रहा हूँ बट कोई खरीद ही नहीं रहा है या मुझे पता ही नहीं है, तो वो कस्टमर रिसर्च पहले करनी चाहिए फिर पोजीशन पे आना चाहिए या प्रोडक्ट पहले निकाल देना चाहिए, वहाँ क्या ये तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए आप क्या है कि आपने कस्टमर रिसर्च कर ली और कोई चीज़ ये भी हो सकता है. देखिए इसमें ये है कि अगर आपको लाइफ में कमर्शियल मोटिव है, यू आर सेइंग कि मुझे सक्सेसफुल मॉनेटरीली होना है, पैसा ही कमाना है, तो आई वुड से कि आप अपनी कैटेगरी मोरलेस समझ लो. कैटेगरी चेंज करना, अगर आपको कार में इंटरेस्ट ही नहीं ऑटो में और आप कार ऑटो करने चल पड़े तो दिक्कत है. पर एटलीस्ट आपको फैशन में इंटरेस्ट है, मेल फैशन में इंटरेस्ट है या विमेन फैशन में इंटरेस्ट है, तो आपने उतना कर लिया कैटेगराइज, उसके ज़्यादा नहीं करा. फिर आपने जाके रिसर्च कर ली कि भाई इसमें गैप्स कहाँ हैं, क्या 1000 रुपये वाले कपड़ों में है, 3000 वालों कपड़ों में है, डेली इंडियन वेयर में है, डेली वेस्टर्न वेयर में है या वेडिंग क्लोथ्स में है विमेन के, कहाँ है वो रिसर्च कर लो फिर आप. और फिर वो अगर आपकी एक्सपर्टीज से मैच हो जाता है तो इट्स अ 2-way प्रोसेस. गॉट इट. तो दोनों साइमल्टेनियसली कर. तो सबसे पहले टू सिंप्लीफाई आप अपना इंटरेस्ट देख लो कि अगर आपको इंटरेस्ट किधर है, किस चीज़ में आ रहा है. 2-3 चीज़ हो सकती हैं, जैसे D2C एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे D2C कंपनी बनानी है, फिर मैं साइमल्टेनियसली ये देख रहा हूँ कि मुझे बनाना क्या है एंड साइमल्टेनियसली मैं गैप्स पढ़ रहा हूँ कि दूसरी कंपनीज क्या कर रही है, स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, प्राइस पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग प्राइसेस. ये एक मेरे को दिख गया कि जैसे 2000 से 5000 में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा 5000 रुपये आ जाता है, और ये फिर बहुत सारे जो आजकल हो ब्रांड्स सकता है 5000 सब करे, बस 2000 में गैप है या विमेंस इंडियन डेली वेयर में गैप है या ऑनलाइन में है, करेक्ट, या खाली टी शर्ट्स में गैप है या खाली कुर्तीस में गैप है. मान लो गो कलर्स ने करा खाली लेगिंग्स में गैप है, हाँ तो लेगिंग्स में उन्होंने गो कलर्स ने ले लिया. लायरा करके भी एक ब्रांड है. हाँ ठीक है, एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया, साइमल्टेनियसली दोनों स्टेप्स करते रहो, फिर आपको एक 2-3 प्रोडक्ट शायद मिल जाए और ऑप्शन मिल जाए, उसके अराउंड फिर आप पोजिशनिंग में होगे. ठीक है, पोजिशनिंग का आपने जो समझाया वो समझाया. और पोजिशनिंग क्यों करनी चाहिए, लाइक इंपॉर्टेंट क्यों होती है भाई किसी भी चीज़ में आप, क्योंकि पीपल कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर वेरी स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स टुडे. एक टाइम था जब लाइक मैं बड़ा हो रहा था तो नूलास करके दिल्ली में होता था. निरुलास हाँ आइसक्रीम. तो उसमें कि वो आइसक्रीम भी अच्छा बेचते थे, बर्गर भी अच्छा बेचते थे, डोसा भी अच्छा बेचते थे, पिज्ज़ा भी अच्छा बेचते थे. तो किसी को कुछ भी खाना होता था पहुँच जाते थे. अब क्या लोगों को पिज्ज़ा खाना है तो शायद डोमिनोज ही जाएँ या पिज्ज़ा एक्सप्रेस जाएँ, बर्गर खाना है तो शायद मैकडोनल्ड्स ही जाएँ, डोसा खाना है तो साउथ इंडियन जो भी आपके चाइनीज, तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है. और पोजीशनिंग में भी क्या है कि लोगों को बस पता है भाई मुझे अगर फैशन क्लोथ्स चाहिए, एक यंग पार्टी के लिए चाहिए, आई वांट टू लुक, तो ज़ारा में ही जाऊँगा. कुछ इस अलग तरह के कपड़े चाहिए तो भाई चलिए, मैं और हाई एंड चाहिए ऐसा मैं तो ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट ले ली, उस तरह का ओकेजन है. तो दिमाग में लोगों के वो पोजीशनिंग कैटेगरी में, जो आप स्पेशलाइजेशन का भी कह रहे हो, वो इसलिए कि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए एंड इन अ वे पोजीशनिंग इज़ अ वे टू कट ऑफ द क्लटर. लाइक इसलिए हो गया, पहले भी होता था बट अब पहले मास ही चल जाता था. आजकल जैसे आपने बोला कि लाइक निरुला सब बेचता था, आज निरुला मुझे तो जब आपने बोला मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कब से करने लग गया, पिज़्ज़ा कब से बेचने लग गया, बिकॉज आई नो निरुला इज जस्ट आइसक्रीम. पर तो हमारे टाइम में मतलब आई एम एंशिएंट दैट पिज्ज़ा भी उनका बहुत अच्छा था, उनकी बर्गर्स भी बहुत अच्छे थे, उनका डोसा भी बहुत अच्छा था. तो एज अ बिजनेस उन्होंने नीश डाउन कर लिया कि अब हमसे पोजीशनिंग हमारी. लोगों को अब जनरलाइज्ड प्लेयर्स नहीं चाहिए, स्पेशलाइज प्लेयर्स चाहिए. हमने अपने माइंड में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बहुत इंटेंस हो गई है, एंड ह्यूमन बीइंग्स वांट द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, दे वांट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. तो बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स कब मिलेगा, जब आप बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विसेज अवेल करोगे. मैं नहीं कह रहा होना चाहिए, पर ऐसा हो गया है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिनेट जो मेरी कंपनी का नाम है, हमने फिनेट नाम रखा था ये सोच के कि फिनीस हम बहुत फिनीस से काम करते हैं. एंड इसका दूसरा रीज़न था कि हमारे पास इन्फोटेनमेंट के क्रिएटर्स बहुत थे, जो आजकल शरण अनुष्का ऐसे क्रिएटर होते हैं, तब 3 साल पुरानी बात है. अब मैंने 1-1.5 साल बाद नोटिस करने लग गया कि वो फिनेट इन्फोटेनमेंट से सिनोनिमस होने लग गया. तो कोई भी फाइनेंस ब्रांड होता है तो हमें रीच आउट कर देता है, कोई भी एजेंसी को अगर फाइनेंस क्रिएटर चाहिए तो हमें रीच आउट कर लेते हैं. कोई फाइनेंस उन्हें लगता है कि ये स्पेशलाइजेशन है. हाँ, तो ये उन्होंने अपने माइंड में पोजीशन बिठा ली. अब वो सच है नहीं है वो अलग चीज़ है, पर बिठा ली. करेक्ट. तो यू हैव टू चूज एवरीथिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि मैसेज तो जा रहा है. यस, मैसेज तो जा रहा है. अब मान लो
फैशन में ही हम इतनी बात करें, FCU के ब्रांड है. हम्म अब FCU के इज टंग इन चीक, राइट? तो मैसेज तो जा रहा है कि दे आर आइकोनोक्लास्टिक, दे आर लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट, दे आर एजी. मैसेज तो चला गया. अब हो नहीं हो, अगर आप नहीं हो तो दिक्कत है कि कस्टमर के दिमाग में तो मैसेज चला गया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो हमारे केस में तो डबल एज स्वॉर्ड बन गया है कि फाइनेंस तब आ जाते हैं हमारे पास और हम दूसरे ब्रांड के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलते रहे आप तो फाइनेंस में एक्सपर्ट. हाँ बस, तो वो मिल भी गया जो फाइनेंस वाला. अगर चाहते थे तो बहुत अच्छा, नहीं चाहते थे तो बाकी लोग भाग भी गए. करेक्ट. अब वो नोइंगली अनोइंगली हुआ, पर हो गई पोजीशनिंग. एंड बहुत लोग बोलते हैं अभी मैं थोड़ा दूसरे इसमें जा रहा हूँ बट पीपल से दैट नीश से शुरू करो फिर एक्सपैंड करो. राइट. कि पहले एक प्रोडक्ट से शुरू एटलीस्ट करो. सक्सेसफुल होने के चांस तो हो जाएंगे. हाँ. उसके बाद फिर आज टाटा सब कुछ बेच रहे हैं. टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, इंडियन होटल्स भी है, बिल्कुल. सॉल्ट से टाटा लेके कंज्यूमर भी है. पता नहीं पर क्या लेकिन क्या जब शुरू करा तब तो नहीं था ना. तब तो उन्होंने इंडियन एक ताज बॉम्बे में ही जो होटल बनाया था 1895 में, जी आज से 130 साल पहले समझो, जी 130-40 साल पहले, तो वहीं से शुरू करा टाटा स्टील से. वो तो धीरे धीरे वो एक्सपेंड, पर करा तो निश से ही शुरू. तो आज पॉसिबल है क्या ऐसा टाटा ऐसा ब्रांड बनाना? जैसे आपने बिरयानी से स्टार्ट किया था फिर आप कबाब इसमें भी चले गए. हाँ. कबाब जो बहुत अच्छे होते हैं तो वो लाइक अब आपको लगता है आप ऐसे करके और ऐड कर हम सकते नॉर्थ हो? इंडियन कुजीन में चले गए. वी मेड अ इन्वेस्टमेंट इन गोयला बटर चिकन, Oh, जैसा नॉर्थ सारांश. इंडियन कुजीन, सारांश गोयला, तो विच इज़ अ नॉर्थ इंडियन कुजीन ब्रांड. तो उसमें अगर आपको दाल, बटर चिकन, माँ की दाल, येलो दाल, कबाब, चीज़ें, डेली का खाना खाना है तो बहुत अच्छा खाना है. तो हम उसमें चले गए क्योंकि हमारा इंडियन फूड में स्पेशलाइजेशन है. हमारी सप्लाई चेन, हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो इक्विपमेंट है, तो वी थिंक कि इंडिया में एक सिटी में नॉर्थ इंडियन कुजीन का ब्रांड होता है या 4-5 आउटलेट पूरे ऑल. तो राइट नाउ गोला बटर चिकन को भी हमने 45 सिटीज़ में इंडिया में पहुंचा दिया. वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो आई थिंक कि तो आर फोकस इज कि भी इंडियन कुजीन में हम स्पेशलाइज करते हैं. वी आर नॉट सेइंग बर्गर में करते हैं, पिज्ज़ा में. तो वहाँ हमारा स्पेशलाइजेशन है कि एक फ्रेश प्रोडक्ट, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट इंग्रेडिएंट से कैसे बनाया जाए. तो एंड वी वांट टू, वी हैव टेकन इट ऑल ओवर इंडिया. नाउ विल टेक इट जो इंडिया की भारत की स्टोरी है. हमारा वी बिलीव कि हमारा खाना बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह इट्स ग्लूटेन फ्री, इट्स इट इज़ मोर फ्रेश. कोई फ्रोजन पैटी से नहीं बन रहा. इट इज़ अ वन पॉट मील, बहुत अच्छे मसाले चीज़ें. बिल्कुल. इट्स बेस्ट टू टेक इट टू द वर्ल्ड इन द राइट वे, डिलीशियस एंड लाइक ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड हाइजीनिक. दैट्स आवर जर्नी. तो इसमें स्केल करने का तरीका यही है कि मतलब आप थोड़े थोड़े अपने कैटेगरी में पिवट करते जाओ और या दूसरों के साथ ये भी हो collaborate सकता है कि जो कैटेगरी में आपको उसी में आप बढ़ते चले जाओ. उसी में आप जोग्राफिकली अपनी कंट्री में और कंट्रीज में एक्सपेंड करते चले जाओ. एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट, पूरा कर इंडिया. ये स्केल को लिमिट नहीं करता लेकिन लाइक अगर मैं सिर्फ इसी नीश में रहूँगा कितना ही रेवेन्यू कर लूँगा लाइक एक पॉइंट के बाद लगता है ना कि ये भी करना है वो भी करना है. वो कैसे उसका क्या? हो जाता है. देखिए आप रेड बुल है, हाँ एक ही प्रोडक्ट है करेक्ट. और बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू है. बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट है. दूसरा शायद प्रोडक्ट ही नहीं उनके पोर्टफोलियो में शायद. बिल्कुल नहीं है. वो रेड बुल की अलग अलग फ्लेवर और ऐसा ही रेड बुल कोक की है, पेप्सी की है, किसी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट की. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका प्रोडक्ट एक ही इतना अच्छा है, आप उसे वर्ल्ड वाइड ले गए, उसमें ही आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू कर सकते हो. खैर जनरली ज़्यादा होते हैं, पर हमारे बडवाइजर एक ही, उनके और भी बियर ब्रांड्स हैं बडवाइजर ग्रुप में, पर बडवाइजर इज द मेन ब्रांड. उसी में आप ग्रो कर रहे हैं इतना. और जब आपने गलत पोजीशन ले ली होती है तब उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? लाइक अगर मैं फ्रेंड का एग्जांपल नहीं, आप देखिए एग्जांपल जैसे कि ब्लिंकिट से पहले ग्रोफर्स था, करेक्ट. राइट. हाँ तो वो तो याद भी नहीं रहता. ग्रोफर से जैसा 2-3 साल पुरानी बात ही है. ब्लिंकिट से लगता है एकदम ब्लिंक में आ जाएगा, 10-15 मिनट में. हाँ ग्रोफर में वो जो फास्ट डिलीवरी वाली पोजीशनिंग नहीं थी, ग्रोसरी वाली पोजीशनिंग थी. ग्रोफर से उनको लगता है ग्रोसरी. तो उन्होंने ब्लिंकिट करा. तो जोमेटो के फाउंडर्स और ब्लिंकिट के फाउंडर्स बहुत डायनेमिक हैं, स्विगी के भी हैं. तो उन्होंने करा कि भी हम ब्लिंकिट करेंगे फटाफट. ओवरनाइट उन्होंने सारे चेंज कर दिए, सारे होर्डिंग्स, अपना ब्रांड सब जगह. बिल्कुल सही बात. आज ग्रोफर्स लोग भूल भी गए, हम्म, ब्लिंकिट को याद करें, और ब्लिंकिट चल भी गया उसके बाद इतना बिल्कुल इस पोजीशनिंग से. पिछले 1.5 साल पोजीशनिंग का कितना इससे इतना अच्छा एग्जांपल है. इसके लिए क्या क्या लाइक अगर फिनेट का एग्जांपल अगर मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं कल नाम बदल दूं फिर तो ये बदलना ही पड़ेगा. ऐसे नहीं लगता कि लाइक ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी कि कल नहीं, वो रिस्क तो आपको है कि भाई अगर आप सोचते हैं कि जो जैसे ग्रोफर से ब्लिंकिट गए कि क्विक कॉमर्स और 10-15 मिनट्स डिलीवरी या ब्लिंक में डिलीवरी, ब्लिंकिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेइंग कि मैं ग्रोसरी हूँ या ग्रोफर्स हूँ. इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ ग्रोफर्स की ब्रांड वैल्यू जो 5-10 साल में बनाई है. आई वुड रेदर हैव ब्लिंकिट की. तो वो तो फिर
बड़ी जर्नी के लिए और उस बड़े गोल के लिए एक छोटा गोल या छोटी स्टेप लेना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट आज तक ब्रांड में करी है उसको एक बार रिपोजिशन करना पड़ेगा, उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, वही फाउंडर्स का रोल है, एक जजमेंट है। एंड यहाँ पे अपने नाम के बारे में बात करते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नाम लोग जेनरिक है, जेनरिक नाम लोगे तो आप कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर। जैसे अगर टाटा हो गया तो कुछ भी, टाटा स्टील कर दिया, टाटा ये कर दिया, टाटा वो ये कर भी दिया। एक स्ट्रेटेजी है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। सो देखिए, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो, आप टाटा के ब्रांड को जैसे 150 ईयर्स ओल्ड ब्रांड हो गया मेरे ख्याल से टाटा, और आप उतना उसको प्ले करना चाहते हैं तो मे बी दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी कि आप एक नाम ले लो, उसके अराउंड आप प्ले करते जाओ, जैसे टाटा ने ले लिया। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है। तो दोनों ही स्ट्रेटेजी हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर आप बहुत निश जाना चाहते हो, आप चाहते हो पहले इसमें सक्सेस मिले, सो मे बी दैट प्रोडक्ट नेम इन दैट। अब एप्पल है, अब एप्पल का कंप्यूटर से क्या लेना देना मोबाइल से, एप्पल है खाने वाले सेब, उन्होंने एप्पल रख दिया जेनेरिक है, पर उस एप्पल से आईपैड भी जा रहा है, ईयरफोन्स भी जा रहे हैं, लैपटॉप भी जा रहे हैं, सब बहुत प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो ब्रांड आपका ट्रस्ट से एस्टेब्लिश हो गया उसका, वो भी सही है। तो एग्जांपल सारे हैं। सेकंड चीज़ पे आता है व्हिच इज ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होती है, और ये पोजिशनिंग वर्सेस ब्रांडिंग में लोग बहुत बहुत मार खा जाते हैं, इंक्लूडिंग मेरे को भी समझ में नहीं आता है। तो अब ब्रांडिंग समझा दो एक बार, व्हाट डू यू कॉल एज ब्रांडिंग? ब्रांड इज मोर अबाउट वैल्यूज एंड वैल्यूज ज़्यादा, वैल्यूज थोड़ा सा ज़्यादा है कि भाई एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग जब सोचता है कस्टमर उस ब्रांड के बारे में, जब आप BMW के बारे में सोचते हो तो एक क्या फील आती है, फील की बात भी ज़्यादा है ब्रांड में, ट्रस्ट कितना है, फील क्या है। जैसे अगर मारुति के बारे में सोचते हो आप, ऑल्दो मारुति भी हाई एंड कार बनाते हैं, पर आपको लगता है मारुति है तो शायद अगर मुझे 50 लाख के ऊपर की कार लेनी है, 70 lakhs की, तो शायद मैं BMW या ऑडी या मर्सिडीज लूँ, क्योंकि दे आर पोजीशनड एज, और ब्रांड एक फील है कि लग्जरी वाली फील है, पोजीशनिंग भी और ब्रांड की। मारुति अगर कार बनाएगा भी 50 लाख की, 60 लाख की, तो लोग, क्योंकि लोगों ने उसकी 4 लाख की कार, मारुति सुजुकी काफ़ी, तो वो 4-5 लाख की बजाय 15-20 लाख 25 लाख तक ठीक है। उसके बाद लोगों को लगेगा एक लग्जरी वाली फील तो नहीं है। तो ब्रांड पोजीशनिंग ओवरलैप भी करते हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, पोजीशनिंग ऑफ ब्रांड, पोजीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड, ओके, बट ब्रांड इज अ बिगर थिंग कि भाई इट्स मोर इमोशनल, इफ आई कैन से, इमोशनल एट्रीब्यूट्स उसमें ज़्यादा आ जाते हैं ब्रांड में। कि भाई अगर हर्मीस है, फ्रेंच ब्रांड है, वो 1830 से या 1825 से चल रहा है, 200 साल हो गए, इट हैज सीन वर्ल्ड वॉर्स एवरीथिंग। तो मेरे अगर फादर मदर दादाजी 6-7 जनरेशन ने देखा हुआ है, तो एक ट्रस्ट बहुत है। तो एक ब्रांड इज मोर इमोशनल एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। मैंने एक चीज़ में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा था एप्पल वर्सेस Xiaomi का कंपैरिजन कर रहे थे कि एप्पल की ब्रांडिंग पोजीशनिंग बहुत ही प्रीमियम है और Xiaomi की बहुत ही थोड़ी मास प्रीमियम है, मास प्रीमियम है। तो उसने बोला था कि आज एप्पल लाख रुपए का प्रोडक्ट निकाल रहा है, कल 20,000 के भी निकाले तो भी बिकेगा, बट अगर Xiaomi 20,000 रुपये के प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कल से 80,000 रुपये के प्रोडक्ट बेचने लग जाए तो कोई नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि तो टॉप से डाउन जा सकते हो, टॉप से डाउन जा सकते हो, डाउन से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एप्पल 20,000 का भी निकालेगा प्रोडक्ट तो लोगों को लगेगा एस्पिरेशन है, खरीद लो, ये तो डील मिल रही है, राइट। तो वो एक आसान है ना, राइट, इट्स अ इजियर थिंग टू डू। इट इज़ लाइक कि भाई कोई अगर शाहरुख खान बॉलीवुड मूवीज में बड़े पर्दे पे एक्ट करता है, वो OTT में जाएगा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज में या किसी, तो लोगों को लगेगा देख लो यार, तो शाहरुख खान आ गया OTT पे, करेक्ट। पर अगर OTT वाला ही एक्टर अगर मूवी में जाएगा, लोग शायद सीरियल वाला देखे नहीं देखे, डिपेंडिंग ऑन द होल कंटेंट, वो हुक बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वही बात है। इसलिए बोलते हैं टीवी एक्टर्स, लाइक टीवी एक्टर्स बहुत डरते हैं टीवी करने से। शाहरुख खान भी टीवी से शुरू कर रहा था फौजी से, पर वो ट्रांजिशन हो सकता है, पर इट टेक्स टाइम। पर अगर मूवीज से अगर वो उसमें आ रहा है OTT में, तो लोग कहेंगे अरे देखते हैं, चलो ये तो फ्री में OTT में देखने को मिल रहा है, वो सब्सक्रिप्शन तो है ही, चलिए, वो दैट विल बी अ बिगर पुल। कैसे बनाते हैं ब्रांडिंग, कैसे कर सकते हैं, लाइक हाउ कैन, लाइक आपने जब बीबी के लिए किया था, आपने कैसे ब्रांडिंग पहले से लिख सकते हैं, खुद बन जाता है? नहीं, ब्रांड देखिए बन भी जाता है। जैसे आप देखिए हल्दीराम बीकानेर वाला 40 साल से 50 साल से बात करें, मे भी हो सकता है उन्होंने, शायद मुझे नहीं पता, इतना सोचा हो सकता है नहीं सोचा हो, पर वो धीरे धीरे अब 2-3 जनरेशन ने खा लिया है, तो लोगों को पता है कि भाई अच्छा इंडियन खाना मिलता है, वेज खाना मिलता है, सस्ता खाना मिलता है, क्वालिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है। या हम अगर बॉम्बे में बैठे हैं, स्वाति स्नैक्स है वेज वालों के लिए, तो एक ब्रांड बन भी जाता है। और अगर एक कॉन्शियसली देखिए, लेकिन उस तरह की जर्नी होती है 30-40 ईयर्स की, और एक होता है कॉन्शियसली बनाना कि भाई 5-10 साल में बनाना है, तो फिर आपको
शुरू से इंजीनियरिंग यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस, क्या कलर्स यूज़ कर रहे क्या हैं, line क्या of लोगो communication है, कर रहे क्या हो। टैगलाइन है, किस तरह से अब ब्रांड में है। जैसे अगर आप लुई वुइटन है, अगर आप जाएंगे तो शायद आपको चलते फिरते सड़क पे नहीं दिखेगा लुई वुइटन ब्रांड, राइट। वो दे विल गो टू जियो या मतलब मोस्ट हाई एंड मॉल पैलेडियम जाएंगे या और हाई एंड जाएंगे, राइट। दे विल एसोसिएट देमसेल्व्स विद द बेस्ट ऑफ रिटेल, राइट। वो फ्रांस में शोशलीजा स्ट्रीट में जाएंगे या न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू पे जाएंगे, राइट। कि भाई दे विल नॉट गो कि भाई डाउनटाउन चले गए, अपटाउन चले गए, बिल्कुल दे विल गो एकदम सेंटर अप, यू नो, एप्पल, गुची सब सेंटर एक जगह वेस्ट पे हैं। एकदम, कि जहाँ पे बाकी भी हाई एंड ब्रांड्स हैं। तो दे विल अपना एसोसिएशन भी राइट चूज़ करेंगे, किस मॉल में जा रहे हैं, किस हाई स्ट्रीट में जा रहे हैं, कैसे आपने उसका डेकोर करा है। क्योंकि आप किसी को चाह रहे हैं कि लुई विटॉन का 10 लाख का बैग ले, 5 लाख का, हरमीज़ का 20 लाख का, और आपने शॉप छोटी सी खोल दी या जहाँ पे बाकी छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, मतलब छोटे मोटे मतलब नॉट सो एक्सपेंसिव और लग्जरी। तो आपका एसोसिएशन से आपने किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लिए हैं। तो मे बी लुई वुइटन लेगा तो इंडिया का सबसे बड़े एक्टर्स लेगा या क्रिकेट स्टार्स लेगा। दे विल नॉट गो फॉर टियर 2 इन्फ्लुएंसर्स। बिल्कुल। सो इट विल डिपेंड ऑन योर एसोसिएशन। आप से ब्रांड बनाते हैं, एसोसिएशन से बनाते हैं, कहाँ रिटेल लिया, किस तरह का आपने यू नो डेकोर करा अपने स्टोर का, किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लिए। एवरीथिंग डिफाइंस हु यू आर। पीपल यू नो टेक ब्रांड्स विद एसोसिएशन, कि वो किससे एसोसिएट कर, क्रेडिबिलिटी बाय एसोसिएशन। क्रेडिबिलिटी बाय एसोसिएशन, बाय इमेज। गॉट इट। जैसे गुची में भी होता है ना वो, आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपको नाम देना पड़ता है, फिर वो आपके साथ पर्सनली घूमते हैं और आपको बताते हैं कि bespoke सर्विस दे रहे हैं हर पर्सन को। वो भी प्रीमियम पोजीशनिंग है। हाँ, प्रीमियम पोजीशनिंग है। ब्रांडिंग वर्सेस पोजीशनिंग डिफरेंस क्या बोलोगे आप? देखिए काफ़ी ओवरलैप है, पर ये है कि पोजीशनिंग थोड़े से मोर क्वांटिफाइबल एट्रीब्यूट्स हैं, थोड़े, सारे नहीं। ब्रांडिंग में थोड़े से मोर यू नो सब्जेक्टिव और थोड़े से इमोशनल एट्रीब्यूट्स ज़्यादा है। तो हम वो जो एग्जांपल की बात कर रहे थे D2C वाला, कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम मेंस फैशन में जाएंगे 18 to 30 में, हमने पोजीशनिंग थोड़ी पता कर ली है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन निकाल लिए हैं, अब मार्केट टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अलग चीज़ आती है प्राइसिंग की और टारगेटिंग की, वो कैसे करते हैं, उसमें कैसे रिसर्च करनी चाहिए? भाई इसमें प्राइसिंग में भी क्या है कि एक तो कॉस्ट प्लस मॉडल होता है। कॉस्ट प्लस मॉडल। कॉस्ट प्लस मॉडल देखिए, जैसे फैशन में आप देखोगे तो जनरली ग्रॉस मार्जिन 60 to 70% तो होते हैं, क्योंकि 60-70% इज जनरल थंब रूल फैशन में। फैशन में। मतलब आई वुड से अनटिल अनलेस आप बहुत यू नो 500 रुपये की शर्ट ले रहे हो, पर जनरली 60-70% इसलिए होते हैं क्योंकि रिटर्न्स बहुत हैं, इन्वेंट्री डेड हो जाती है, फिर रेंटल्स हैं, फिर वो है मैन पावर कॉस्ट है। तो जनरली 60-70% ग्रॉस मार्जिन पे लोग काम करते हैं। तो उसको एक्सट्रपलेट अगर करें तो अगर कोई 1000 रुपये की कॉस्टिंग है, अगर तो आप 70% ग्रॉस मार्जिन पे कर रहे हैं, तो करीब करीब आप 3 to 4,000 में बेचेंगे, मोटा मोटा। हर इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क है। तो ये हो गया। दूसरा ऑफ कोर्स आप बेचना तो चाहते हैं 3-4,000 में, पर कोई ख़रीदने वाला तो हो। बिल्कुल। तो उसमें सेकंड पार्ट ये है कि भाई कस्टमर उस प्राइस पे आपने रख तो दिया, परसीव करेगा, ख़रीदेगा, क्योंकि 3-4,000 में उसको ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है, कुछ मसीमो दत्ती तो नहीं मिले, पर 5,000 अच्छे मतलब एलन सोली मिल रहा है, यू नो उसे और अच्छे ब्रांड्स मिल रहे हैं। तो वो भी देखेगा कि भाई मुझे उसकी वैल्यू, उस ब्रांड की परसेप्शन क्या है, अगर मैं पहन के निकलूँगा तो व्हाट विल पीपल थिंक, व्हाट मेरे को फील क्या आ रही है। तो दोनों ही बातें आप कॉस्ट साइड से भी कर चलते हैं और कस्टमर उसे कितना परसीव करके देगा। कई बार आप सोच रहे हैं मिलना चाहिए 70% ग्रॉस मार्जिन और मिल 30 रहा है, तो देन अब जैसे ट्रेंड थोड़े एक्सपेंसिव कपड़े करता था, पर जूडियो में उन्होंने ग्रॉस मार्जिन को गिराया, पर देन दे आर एबल टू मूव इट वेरी फास्ट। तो वो सब एक सो देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर, पर आपको मिक्स एंड मैच करके ड्राइव करना पड़ता है कि भाई इस इंडस्ट्री में 60-70% ग्रॉस मार्जिन नहीं रखेंगे, या कुछ इंडस्ट्रीज हैं, मान लीजिए लिशियस वाले चिकन बेच रहे हैं जी, तो 70% ग्रॉस मार्जिन पे तो चिकन नहीं बेच सकते जी, उन्हें 30-35% भी बेचना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, ये तो लोग खरीदेंगे। इसी में डिफरेंशिएशन आता है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। हाँ क्या है, हाउ पीपल आर परसीविंग इट, कि भाई उसका कितना। लुई विटॉन का बैग है, उनका ग्रॉस मार्जिन ही 90-95% होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो 5% ही होगी ना लुई विटॉन की या हर्मीज की, पर इट इज़ द अदर थिंग्स। ग्रॉस मार्जिन से तो एक होगी कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, और किस शोरूम में रखा है, उसके रेंटल्स क्या हैं, किस तरह की इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बहुत कॉस्ट है। एडवर्टाइजिंग की, वो F1 को स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस चीज़ों को कर रहे हैं,
किस तरह की पैकिंग में भेज रहे हैं आप। तो ये प्राइसिंग और टारगेटिंग हो गया। अब चैनल्स ऑफ मार्केटिंग पे आते हैं कि मार्केटिंग में कैसे, लाइक मार्केटिंग क्या होती है, मतलब मार्केटिंग यही होती है ना कि एक अपना जो कम्युनिकेशन है वो आप लोगों को बता रहे हो कि ये दिस इज द कम्युनिकेशन है, जितने लोग को ज़्यादा आप बता सकते हो, दैट चैनल इज कॉल्ड मार्केटिंग। प्लीज़ करेक्ट मी अगर राइट गलत राइट है। राइट यही है। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो किस किस तरह से आप उसे सोशल मीडिया में कर रहे हो, आप उसे प्रिंट एड में कर रहे हो, एक अवेयरनेस, आप एक माइंड शेयर क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का कस्टमर्स के माइंड में, उनका एक दिल और दिमाग में एक स्पेस बना रहे हो जी। कि जब उस प्रोडक्ट की दोबारा ज़रूरत पड़े सो दे आर एबल टू, उनको रिकॉल आ जाए उस प्रोडक्ट के बारे में, उनको एक ट्रस्ट आ जाए कि दे आर एबल टू एक्सरसाइज दैट चॉइस। तो चैनल जो मार्केटिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे बीबी बिरयानी बाई किलो के लिए क्या चैनल जो मार्केटिंग तो होगी? हम जैसे हमारी वेबसाइट से काफ़ी करते हैं, हमारे ऐप से करते हैं, हमारा ऑल इंडिया कॉल सेंटर नंबर है विच पीपल ऑर्डर थ्रू, एंड हमारे अपने हर सिटी में एक डाइन इन है, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर ऑन जोमेटो स्विगी। तो ये सारे चैनल्स हैं, फ्रॉम जोमेटो स्विगी डाइन इन, यू नो, इन वन इन ईच सिटी, टू आवर ओन वेबसाइट, टू आवर बिरयानी बाई किलो ऐप, एंड यू नो द कॉल सेंटर, ऑल इंडिया कॉल सेंटर नंबर, तो सारी चैनल्स हैं। गॉट इट। एंड GTM क्या होना चाहिए? कमिंग बैक टू द D2C एग्जांपल, हमने टारगेटिंग कर ली, प्राइसिंग कर ली, मैंने 18 to 30 कर लिया, डिज़ाइन रेडी है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करते तो हो? गो उसके पीछे टू भी साइंस मार्केट है? तो देखिए, अगर आप जनरली क्या है, किसी न सब बिजनेसेस के आजकल कोई ना कोई प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अगर फैशन है तो मिंत्रा है, अगर आप ब्यूटी है नायका है, पर्पल है, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स बन गए। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन जाने से पहले सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट आजकल D2C में टेस्ट करना आसान हो गया, फीडबैक बेटर है, ऑल्दो उनकी कमीशन ज़्यादा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द Myntra's and the Purples and the Nyka's of the world, but it's maybe good to first put there, test the market, कि भाई थोड़ा सा करके देखते हैं कैसा आ रहा है। नहीं तो आप शॉपिफाई पे अपनी बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं कि भाई वहाँ करके देखते हैं। चैनल्स तो आज के दिन बहुत हैं, पर इतना क्लटर भी है कि माइंड शेयर कैसे लेंगे, फिर वो इंस्टा से लेंगे, इन्फ्लुएंसर से लेंगे, तो जर्नी है। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो क्लटर पार हो जाएगा। बट अगर आप एक किसी को, आपको बेसिक बताना है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी डिसाइड कैसे कर सकते हैं? तो फैशन में हो गया, बट अगर आपको गो टू मार्केट डिसाइड करना है फॉर लेट्स से एजेंसी लॉन्च और ब्रांड लॉन्च और D2C प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, क्या फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए? नहीं, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स यही हैं कि आप एक तो पहले हो सके, अगर आपका प्रोडक्ट ही है, दैट्स अ सर्विस नहीं है, सर्विस तो आप इंस्टामार्ट पे या नहीं कर पाएंगे, देखिए पर्पल पे, तो फिर तो आपको एक जहाँ पे वो कस्टमर एक्सपीरियंस कर पाए, मान लीजिए रेस्टोरेंट है, खोलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर रेस्टोरेंट ही है, डाइनिंग एक्सपीरियंस ही देना है, अगर आपका मसाज सर्विसेज हैं या मान लो नेल पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है, तो आप तो फिजिकली खोलना पड़ेगा। पर अगर कोई प्रोडक्ट है जो एक ऑनलाइन फैशन है या वॉचेस हैं या लगेज है, मोबाइल है, तो मे बी इट माइट बी गुड टू ट्राई ऑनलाइन इन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स या मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक मीशो टू Myntra टू स्नैपडील टू पर्पल। पहले वहाँ डाल के देख लीजिए कि भाई कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ी मार्केटिंग वहीं करके, क्योंकि कस्टमर वहाँ तो उस इंटेंट से आ रहा है उन इस मार्केट प्लेसेस से उसी प्रोडक्ट को खरीदने। एंड देन देयर कंटेंट वेबसाइट्स, जैसा भी मैं पीछे मिला था मोबाइल्स के लिए, एक 91 मोबाइल करके है, इट्स अ कंटेंट वेबसाइट अराउंड मोबाइल। ये आप जैसे कि कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप मदर बेबी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मदर बेबी की कम्युनिटीज़ हैं बहुत, फेसबुक पे और इंटरनेट पे, उन कम्युनिटीज़ में एडवर्टाइज कर सकते हैं। गॉट। आपने फीडबैक का बोला था कि आप एजेंसी से फीडबैक करवाते हो, उस पर थोड़ा डीप जाते हैं। किस टाइप का फीडबैक आता है, आप क्या लुकआउट करते हो कस्टमर से जब आपको फीडबैक आ रहा होता है, उसमें चेंजेस कैसे करते हो? हाँ, एक तो ये कि ब्रॉड क्या है, कस्टमर डिलाइट हुई कि नहीं हुई, 0 to 5 कि डिलाइट है कि नहीं ओवरऑल, विल दे रिकमेंड टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उससे फिर उसके नीचे अगर आप डबल क्लिक करो तो फूड की इंडिविजुअल रेटिंग क्या है, पैकिंग की इंडिविजुअल रेटिंग क्या है, प्राइस की इंडिविजुअल रेटिंग क्या है, डिलीवरी एक्सपीरियंस की इंडिविजुअल रेटिंग क्या है, तो देन यू डबल क्लिक ऑन दैट। पर सबसे पहले तो आप ब्रॉडली कर लें कि भाई ओवरऑल कंपनी की रेटिंग क्या है, ओवरऑल विल यू रिकमेंड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, इफ दे से दे आर गोइंग टू रिकमेंड, दैट मीन्स अ लॉट। कोई एग्जांपल बताओ ना कि आपको ऐसा फीडबैक मिला था, उस फिर आपने बिरयानी बाई किलो में ये चेंज करवाया, उस टाइप का कुछ इंस्टेंस? जैसे कि पीपल से कि कभी हमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए, लेस स्पाइसी चाहिए, तो हमें ऑप्शन दे दीजिए। अच्छा। तो देन वी मेड द चेंज कि आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए तो हम थोड़ा बिरयानी मसाला एक्स्ट्रा कर देते हैं, या आपको रायता की बजाय सलान चाहिए, एकम्पनीमेंट्स बिरयानी में रायता भी है, सलान भी है, बुरानी रायता भी है, विच इज़ गार्लिक रायता है, करी मसाला भी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जैसे हैदराबादी बिरयानी है, आई थिंक वो ठीक ठाक स्पाइसी है, ना ज़्यादा ना कम, ज़्यादातर लोग वही खाते हैं। लखनवी कम स्पाइसी है, थोड़ी जेंटल है, थोड़ी सी अवधी है,
पर कलकत्ता भी थोड़ी कम स्पाइसी, पर कुछ लोगों को लखनवी भी ज़्यादा स्पाइसी लगती है, कुछ को हैदराबादी भी कम स्पाइसी लगती है। तो व्हाट टू डू, तो हमने करी मसाला बनाया, जो एक छोटी करी है, अकम्पनीमेंट आप साथ में खरीद सकते हैं। आपको और स्पाइसी चाहिए तो करी मसाला ले लीजिए, नहीं तो रायता ले लीजिए अगर कम स्पाइसी करना है। आपको सलान है, आपके हमारे पास गार्लिक रायता विच इज़ बुरानी रायता है, तो अकम्पनीमेंट सेट करे ज़्यादा। मैं भी 2-3 दिन पहले इवेंट में गया था, वहाँ पे मुझे वो बुक माई शो के फाउंडर मिले थे और उन्होंने मुझे बात बोली थी कि 4 टाइप की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडियाज। एक है द लंदन ऑफ इंडिया विच इज़ 5 मिलियन पीपल, जो सबसे अमीर है। वही 5 मिलियन है। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो लाइक डिसेंटली वेल ग्रोइंग मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री। उनके पास भी पैसा है, ये आई थिंक कुछ 50 मिलियन उन्होंने बताया था। 50, यूके की पॉपुलेशन भी 70 मिलियन है। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया तीसरा है ब्राज़ील विच इज़ 300 मिलियन। करेक्ट 300 मिलियन ही बोला था उन्होंने। और फिर चौथी है अपनी अफ्रीका विच इज़ द मोस्ट 1.1 बिलियन, रेस्ट ऑफ द 1 correct. बिलियन humbly say, although they are fastest growing, पर हाँ हाँ, तो यूजुअली जितने भी हम आजकल के डिजिटल ब्रांड्स देखते हैं वो यूके को और लंदन को टारगेट करते हैं, एंड थोड़े थोड़े ब्रांड्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तो अब वो ब्राज़ील में भी जा रहे हैं, बट अपने अफ्रीका की तरफ उतने ब्रांड्स नहीं जाते हैं। तो एज अ फाउंडर और एज अ रिसर्चर मेरे को अगर मार्केट में घुसना है, आप उसको कैसे देखोगे, लाइक कैसे सेगमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो बिजनेस बनाने के लिए? ये राइट सेगमेंटेशन है, काफ़ी ब्रॉड है, पर ठीक है। अब देखिए यूनिलीवर है, उनकी हिंदुस्तान यूनिलीवर सब करते हैं, उनकी 60,000 करोड़ की टॉप लाइन है, मार्केट कैप 6 लाख करोड़ की है। नेस्ले की 20,000 करोड़ की टॉप लाइन है, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। अब लेकिन उनके जो जनरल ट्रेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दे आर लाइक एटलीस्ट 5 मिलियन रिटेलर्स, स्मॉल GTs, 5 to 10 मिलियन रिटेलर्स। तो लेकिन उसको वो D2C से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो जो अफ्रीका वाला इंडिया आप कह रहे हो 1 बिलियन लोग, वो शायद उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं दे सकते, या ऑनलाइन उनके पास वो एक सिस्टम नहीं है टू पे, या मे बी, और वहाँ तक डिलीवरी पहुँचाना उन गाँव छोटे शहरों में शायद आसान नहीं है, नेटवर्क नहीं बना है। सो इट इज़, तो उनके लिए वो जनरल ट्रेड है, जो एक गाँव कस्बे सब जगह, जहाँ यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स ऑफ द वर्ल्ड, ITC और ब्रिटानियास ऑफ द वर्ल्ड, उसकी भाई वो 5 रुपये 10 रुपये का पार्ले जी और 10 रुपये का बिस्कुट और साबुन भी 20 रुपये, मतलब वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि दोस आर मोर एफिशिएंट टू रीच दैट मार्केट विच इज़ वी आर कॉलिंग अफ्रीका एंड 1 बिलियन पीपल। पर D2C के लिए तो वो, लाइक यू सेड, आई एम यूजिंग योर लिंगो, कि लंदन वाला इंडिया 5 मिलियन वाला, या यूके वाला इंडिया 50-60 मिलियन है, ब्राज़ील वाला तक ही पहुंच सकते हैं। और वो ब्राज़ील वाले में भी जहाँ आई वुड से स्नैपडील एंड द मीशोस ऑफ द वर्ल्ड वांट टू रीच वो 300-400 मिलियन, उसमें भी आई थिंक इट इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि उनकी यूज केस और एवरेज ऑर्डर वैल्यू आर लोअर, सो उसमें पैसे बनाना, बट दैट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया ऑल्सो। पीपल विल बी एबल टू पोजीशन themselves there, क्योंकि right now everyone knows कि we have around $4 trillion economy, क्योंकि और with all predictions 7 years में डबल हो जाएगी जी। तो जो आज तक हमने 70-75 years में 4 ट्रिलियन बनाई है, वही 4 ट्रिलियन अगले 7 to 10 years में और क्रिएट होगी। तो यहीं सबसे लोगों से आएगा, वो ब्राज़ील वाला इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आई थिंक विल बी ऑल्सो, अगर जो पीपल हु आर वर्किंग कंपनीज वर्किंग फॉर द लॉन्ग रन, विल बी गुड टू वर्क फॉर देम। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, अगर आप लुई वुइटन हो, आप वो 5 मिलियन लोगों पे लंदन वाले इंडिया पे काम करोगे। अगर आप एप्पल हो तो वहीं करोगे, आप Xiaomi हो तो 30 मिलियन पे करोगे। तो अपना ही वो कैटेगराइजेशन हो जाता है अपने। तो आप मास प्रीमियम जब बोलते हो तब ब्राज़ील तक के कहते हो? नॉट ब्राज़ील, मास प्रीमियम इज द लंदन वाला, सॉरी यूके वाला इंडिया 30 to 50 मिलियन। तो बिरयानी में किलो कितना पड़, ये पहले तो मास प्रीमियम 40-50 मिलियन पीपल आई वुड से, बट स्लोली वी विल गो टू मास ऑल्सो इन लेटर पार्ट ऑफ अ जर्नी। वी हैव अदर ब्रांड्स नाउ, जैसा एक द भोजन करके विच इज ओनली वेज, तो आई थिंक दैट विल गो टुवर्ड्स मास। करेक्ट। आप पूरे इंडिया में बिरयानी बेचते हो, खाना बेचते हो, ऐसे कुछ कंज्यूमर इनसाइट्स बताओ हमें कि मतलब कौन से स्टेट में लाइक क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ, नॉट जस्ट इन टर्म्स फूड भी बता सकते हो आप, बट कैसे कस्टमर लगे, बिकॉज इंडिया 1 बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया 2। लेट्स से व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया 1? इंडिया 1 एज इन बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मेट्रो वाले लोग। इंडिया 2 इज जैसे जहाँ मैं भोपाल से हूँ, टियर 2 जो 10 लाख पॉपुलेशन। हाँ, और आपका टियर 3 हो गया तालचर वाला, जो मैं आपको बता रहा था, मैं तालचर से आया हूँ, तो तालचर आपका टियर 3 हो गया, भुवनेश्वर आपका टियर 1 हो गया, संबलपुर जैसे आपका टियर 2 हो गया। देखिए इंडिया बहुत डिफरेंट है दैट वे। इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जी, तो आई
थिंक वी ऑल नो. हाँ जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ तो जैसे लोगों को लगता है पंजाबी लोग पंजाब में बहुत नॉनवेज खाते होंगे, हाँ हाँ हाँ. जबकि लुधियाना अमृतसर बहुत वेजिटेरियन सिटीज़ है. हम्म. अमृतसर बहुत वेजिटेरियन सिटीज़ है. लोगों को लगता है सरदार और पंजाबी लोग बहुत, जबकि साउथ इंडिया लोगों को शायद लगता है कि बहुत वेज खाते होंगे. साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा नॉन वेज बहुत चलता है. नॉलेज खाते हैं. तो आई थिंक कई बार परसेप्शंस बन जाते हैं कि क्या सही है, पर कई बार रियलिटी उससे डिफरेंट होती है. इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शंस में भी देखेंगे तो सम पर कैपिटा भी बहुत अलग अलग है. जैसे हमारा ऑल इंडिया में पर कैपिटा इज लेट्स से $3,000 to $4,000 जी. क्योंकि हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1.3 बिलियन पीपल 2.5 लाख डिवाइड रुपए. करेंगे, सो मे बी क्लोज टू $3,500 in per capita actual numbers. बट तो $3,500 में आप ले रहे हैं, विच इज़ लाइक आप 83 से मल्टीप्लाई करें तो प्रॉब्ली 2.5 लाख to 3 lakhs पर ईयर हो गया एवरेज इनकम. पर आप स्टेट बाय स्टेट जाएं तो शायद यूपी बिहार में इस पर कैपिटा का बहुत छोटा परसेंटेज है. मे बी इंस्टेड ऑफ 3,500 वहाँ $1,500 ही है पर कैपिटा. करेक्ट. बिहार में $1,000 ही है शायद. यही आप कुछ साउथ की स्टेट्स में जाएं तो $5,000-6,000 है पर कैपिटा. आप गोवा जाओ तो शायद $7,000 है पर कैपिटा. तो वो पर कैपिटा एवरेज 3,000-3,500 है, पर $1,000 वाले पर कैपिटा वाले भी स्टेट हैं और 5,000-6,000 7,000 वाले भी हैं, 6,000-7,000. और सिटीज़ का पर कैपिटा अलग है. बॉम्बे का पर कैपिटा अलग होगा, कोलाबा का अलग है. तो कोलाबा भी, बॉम्बे में भी कोलाबा का अलग है पर कैपिटा, और किसी और में भी वाशी का अलग है. तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आप किस जिप कोड में कर रहे हैं, किस सिटी में कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस, माइंडसेट्स, पर कैपिटा सब बहुत चेंज हो जाता है इंडिया. मुझे आपसे थोड़ी कंज्यूमर इनसाइट्स में और बात करनी थी, क्योंकि आपने बाहर बहुत पढ़ाई करी है. इंडिया वर्सेस अगर आप वेस्टर्न मैं न्यूयॉर्क में पढ़ा हूँ जी, तो वहाँ का पता. सिंगापुर रहा हूँ 8 साल. सिंगापुर में रहे हो. हाँ, वहाँ पे तो बहुत डाइन इन, मतलब डाइन इन तो कम ही होता है, सब बाहर से मंगाते हैं. तो अगर आप इंडिया सिंगापुर, एक एशिया के कंट्री ले लेते हैं, इंडिया सिंगापुर और न्यूयॉर्क यूएस ले लो, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इन कंज्यूमर? ठीक है. जैसे सिंगापुर में, जैसे फूड में ही लीजिए आप, तो फूड में जैसे मैं अपने दोस्तों के, चाइनीज़ दोस्तों के घर या कॉकेशियन दोस्तों के घर जाता हूँ, उनके घर में शायद किचन में चाय बनाने का सामान होगा, शायद तेल भी नहीं होता. वो अगर दिन की 3 मील हैं और महीने की 90-100 मील्स हैं, उनकी या तो बाहर खाते हैं फूड कोर्ट्स या रेस्टोरेंट्स में, या डिलीवरी मंगाते हैं. शायद एक बार भी नहीं मंगाते. इंडिया में वो नंबर इवन 50 मिलियन टॉप लोगों का भी महीने का 4-5-6 का ही होगा आउट ऑफ 100 मील्स इन अ मंथ. तो फिर जैसे आप फूड में लीजिए, तो जैसे न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में बड़ा हार्श वेदर होता है. जैसे विंटर्स में बहुत ठंड होती है, सर्दी पड़ती है, 0 डिग्री हो जाता है, बर्फ़ पड़ रही होती है. तो दे आर वेरी हैप्पी कि कोई दिसंबर जनवरी में अगर फूड डिलीवरी वाला आया, दे आर वेरी हैप्पी. $10 तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देंगे, $5 टिप भी दे देंगे, क्योंकि जस्ट दे वैल्यू दैट सर्विस सो मच. अगर आप ऊबर ईट्स में, डोरडैश में न्यूयॉर्क में मंगा रहे हैं खाना, दे वैल्यू दैट सर्विस. मे बी इंडिया में, हमें बॉम्बे में आदत पड़ी हुई है जैसे कि नीचे से फ़ोन किया, भाई ये दे जा, वो दे जा, तो मे बी हम उतना ना डिलीवरी चार्ज शायद अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, या उतनी टिप वगैरह नहीं दें, या उतना बाहर से खाना नहीं करें, लेबर वैल्यू नहीं करें. लेबर सस्ती है यहाँ पे. बाहर लेबर आर्बिट्राज है. पीपल से कि अगर हम $15-20 का कोई एक पार्ट टाइम वर्कर भी रखेंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे. इससे अच्छा 15, और फिर सामान भी लाना पड़ेगा, ग्रॉसरी, तो बाहर से ही खा लो. तो एक कंज्यूमर बिहेवियर. फिर क्या है कि जैसे सिंगापुर में रहता था काफ़ी साल, 8 साल, जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस में था उस समय में, तो पीपल वांटेड कि भाई जो भी एकदम न्यू प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में हमें वो चाहिए, चाहे कोई भी प्राइस है. बिकॉज दे आर रिच पीपल. मतलब पर कैपिटा $50,000-60,000 है मिनिमम उस समय भी. तो कंपेयर टू इंडिया में भी वो ट्रेंड आ रहा है, काफ़ी आ रहा है. ऑल्दो इंडिया इज ऑल्सो ग्रोन क्वाइट वेल. जब मैं सिंगापुर से यहाँ आया था इंडिया 2012 में अराउंड, sushi has always been one of my favorite dishes, क्योंकि मैं फर्स्ट जॉब इन US was in a Japanese company, सिंगापुर में भी सब जगह. तो मैं केम टू इंडिया, मुझे लगता है अच्छी सुशी कहाँ मिलेगी, आसान नहीं होगा. और 10-12 साल में जब से मैं सिंगापुर से आया, मतलब सुशी हैज़ परमेटेड लाइक एवरीवेयर. आपको फूड डिलीवरी में सुशी मिल रही है, रेस्टोरेंट से मिल रही है. सो इंडियंस आर ऑल्सो चेंजिंग वेरी फास्ट. हॉलीडेज पे जा रहे हैं इंडियंस, international holidays. So I think Indians are aspirational people and very hardworking people. And I think
I think the changes are very fast now, especially in tier 1 cities. We all have access to information on internet. जी, So I think it is changing quite fast. What should today's 20 to 25-year-old focus on in terms of building business? Which आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है इंडिया में? मेरे को लगता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रो कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रो कर रही है. एक टाइम था आईटी का था 2000s में जब इन्फोसिस विप्रो वगैरह आए. बिल्कुल. फिर उसके बाद इंडिया में सर्विसेज, कंसल्टिंग, काफ़ी कंज्यूमर बिजनेसेस, काफ़ी कंज्यूमर बिजनेसेस तो हमेशा बढ़ते रहेंगे मीडिया. पर अभी ये टाइम मुझे लगता है पिछले 1-2 साल से और अगले 5, 7, 8, 10 साल मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी है. तो चाइना +1 काफ़ी हो रहा है. गवर्नमेंट भी काफ़ी टेलविंड्स दे रही है. अगर आप डिफेंस सेक्टर को सप्लाई कर रहे हैं, रेलवेज को कर रहे हैं, आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, अगर जो ट्रांसफार्मर्स के बिजनेस हैं उनमें इतना शॉर्टेज है कि भाई all those companies are doing very well. So manufacturing companies with some technological edge are doing very well. ठीक है. तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब लाइक फैक्ट्रीज खोलना वो वाला काम कर रहे हो आप? हाँ, फैक्ट्री मतलब आपको मैन्युफैक्चर चीज़ को बनाना और वहीं से हमारे जो जैसे हमारे यूथ में वी हैव टू क्रिएट 20-25 मिलियन जॉब्स एवरी ईयर. जो लोग ग्रेजुएट करते हैं और आते हैं वर्कफोर्स में, मैक्सिमम जॉब्स भी वहाँ से क्रिएट होंगे. एंड गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट. तो वो वहाँ पे काफ़ी सब्सिडीज दे रहे हैं, PLIs दे रहे हैं. आई वुड से 2 सेक्टर्स गवर्नमेंट के काफ़ी बजट्स वहाँ जा रहे हैं. तो आई वुड से कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा क्या हो सकता है? लाइक क्योंकि जैसे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग सुन लगा, आप बात सही कह रहे हो, बट बहुत ही मुश्किल है मैं फैक्ट्री कैसे बनाऊँ, लाइक वो इमोशन आता है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो अंदर से जैसे कनेक्ट आ रहा है. दैट्स माय मीनिंग. कुछ लोगों को मैं फिर से रिपीट करूँ कि भाई फैशन में कनेक्ट आता है. फैशन में वो ऑब्जर्व भी करते हैं, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज भी है. कुछ आपने देखा होगा बच्चे बचपन से उन्हें कार के बारे में सब कुछ पता होता है. दे लाइक इट. कुछ पीपल आर आर्टिस्टिक, सम पीपल आर गुड स्पोर्ट्समैन. तो स्पोर्ट्समैन आप अच्छे जरूरी नहीं आप स्पोर्ट्समैन बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो लेकिन आप स्पोर्ट्स के अराउंड बहुत कुछ कर सकते हो. देयर फील्ड सर्विसेज. पर जहाँ आपका इंटरेस्ट है, स्किल लेवल है, एक इमोशनल कनेक्ट है, बिजनेस तो फिर फाइनली वहीं करना चाहिए. अब सबको पता है कि क्रिकेटर बनने से काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं अगर IPL में. पर लेकिन हर पर्सन शाहरुख खान या क्रिकेटर तो नहीं बन सकता. जो उसका अपना स्किल सेट है, अपना इंटरेस्ट है, उसी एरिया में उसको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और कम्पीट करना पड़ेगा. क्या आपके हिसाब से सब लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं. बिजनेस तो दैट इज़ नॉट अ वेरी, अगर आप पूछते हैं कि सब लोग क्रिकेटर बन सकते हैं प्रोफेशनल, मे बी नॉट. सब लोग बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, मे बी नॉट. बिजनेस तो सब कर सकते हैं. आई थिंक वो तो सोचने की बात है. एक तरह से आपको एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट देना है. आप एक चाय की दुकान भी लगा रहे हैं छोटी, तो भी आप बिजनेस में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. आप अच्छी चाय पकौड़े बना के दे रहे हैं, तब भी आप बिजनेस में नहीं है. उस चाय की दुकान से आप 4 चाय की दुकान करिए. तो वो तो कोई भी जो शिद्दत से करेगा वो कर सकता है. आपके हिसाब से 3 ट्रेड्स क्या होंगे एक एंटरप्रेन्योर क्या बिजनेसमैन? क्या ट्रेड्स क्या क्वालिटीज? भाई एक तो द फाउंडर शुड बी एबल टू डील विद अनसर्टेनिटी. क्योंकि जॉब में पता है इतने पैसे मिलेंगे, आज सुबह यहाँ पहुँचना है, तो अनसर्टेनिटी डील करने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए. आई वुड से नंबर 1 ट्रेड. नंबर 2 आई वुड से कि एक टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए. क्योंकि भाई अकेला तो बिजनेस करना शायद मुश्किल हो जाए ज़्यादातर केस, अनलेस यू आर आर्टिस्ट और समथिंग, कि भाई आप पेंटिंग करके अपनी पेंटिंग बेच देते हैं. ज़्यादातर केस में आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, तो लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी चाहिए. अनसर्टेनिटी को डील मैंने बता ही दिया. तीसरा मुझे लगता है कि एक रिस्क टेकिंग. अनसर्टेनिटी एक चीज़ होगी कि क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है वो है. पर साथ में एक रिस्क टेकिंग भी कि भाई अगर मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ इस बिज़नेस में या 10 लाख लगा रहा हूँ 1 करोड़, तो कल को ये जा भी सकते हैं. या आई कैन हैव वेरी लॉन्ग टर्म थिंग कि कि नहीं ये पैसे चले गए करके. तो एक रिस्क टेकिंग वाली भी एबिलिटी चाहिए. एक साथ में इफ आई कैन से इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी, कि कोई बताने वाला तो नहीं है. कि बिटवीन इनिशिएटिव और टीम बिल्डिंग में मेरे ख्याल से लीडरशिप भी आ गई. अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हो और टीम को बिल्ड कर सकते हो तो लीडरशिप होगी आपकी, तभी कर सकते हो. इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी कि भाई ये करना है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कि ऐसे कर देना है, मतलब कोई बताने वाला तो है नहीं, आपको खुद ही करना है. बट सीखते कैसे हैं? क्योंकि जैसे मेरी पहले साल कंपनी 5-6 लोग की थी, दूसरे साल में 20 लोग हो गए, अभी हम 40 लोग हो गए हैं. एंड ऑन द जॉब मैं सीख रहा हूँ लीडरशिप, और मुझे कितनी सारी चीज़ें हर साल लगता है कि 6 महीने पहले बहुत बेवकूफ़ था मैं. और आप सीख तो रहे हैं. अब आप ही बताइए कैसे सीखे, 5 से 20 कैसे करी, 40 कैसे की, इतना आप 25 की एज में यहाँ तक इतना पहुँच गए कि 40 लोगों की कंपनी बनाई हुई है. तो आप ही बताइए कैसे सीखते हैं. बट मैं तो मतलब गलती करके सीख रहा हूँ. हाँ, तो गलती क्या, गलती तो सभी करते हैं. कोई स्ट्रेट लाइन तो कुछ होता नहीं, बिना गलती करे कौन सीखता है. और अब 25 तक यहाँ तक पहुँच गए, छोटी मोटी बड़ी गलतियाँ से ही इंसान बनता है. तो गलतियाँ तो करनी ही पड़ेंगी, बस करते जाओ.
तो ऐसे All कुछ the- लीडरशिप कोर्स नहीं करना नहीं चाहिए? ऐसा आई थिंक लाइफ ही एक लीडरशिप कोर्स है, लाइफ ही एक लीडरशिप कोर्स है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो ह्यूमन बींग्स को, अपने आसपास के लोगों को भी, या दुनिया में क्या हो रहा है, वही अपने आप में एक लीडरशिप कोर्स है। आई थिंक दैट ऑब्जर्वेशन एंड दैट इम्बाइबिंग ऑफ दोस डेटा, दोस वैल्यूज, दोस अंडरस्टैंडिंग्स, वही लीडरशिप है। आप एक बात बोलते हो कि एज अ फाउंडर एंटरप्रेन्योर डेटा परखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कैसे करते हो आप? उसके लिए तो डेटा चाहिए कि आप बहुत स्टडी कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हो, वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरफ जा रही है इंडस्ट्री कोई भी। आप बेसिकली ट्राई टू प्रिडिक्ट कि 2 to 5 years में इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, व्हाट विल बी द ट्रेंड्स, फिर हम उस तरह उसमें कहाँ फिट हो। कैसे फिट करते हो आपके हिसाब से? बिरयानी बाई किलो, बिरयानी मार्केट से मतलब है आपको, बिरयानी और नॉर्थ इंडियन मार्केट कह लो, तो अगले 2-3 साल में क्या होने वाला है इस मार्केट में, ये अगर आपको पता करना है तो? डिलीवरी बढ़ेगी तो सी आई विल टॉक टू अदर पीपल हु आर इन बिरयानी बिजनेस, आई विल टॉक टू जोमेटो स्विगी सीनियर लीडरशिप कि क्या ट्रेंड्स उनको दिख रहे हैं। मैं गूगल पे जाके देखूंगा किस तरह के कीवर्ड्स ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। मान लो बिरयानी के हैं, पर बिरयानी में भी हो सकता है सोया चाप बिरयानी पे ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं सर्चेस। मैं जोमेटो से स्विगी से पूछूंगा, गूगल में जाके सर्च करूंगा कि सर्च कीवर्ड्स बिरयानी के यूनिवर्स में किस तरह के बिरयानी। खाली बिरयानी पे आदमी सर्च नहीं करेगा ना, स्पाइसी बिरयानी पे करेगा, लाइक मे बी मशरूम बिरयानी पे कर रहे हैं ज़्यादा सर्चेस बढ़ कहाँ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किस तरह का कंटेंट बिरयानी पे कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब देख के ट्रेंड्स को। फिर बाकी कंपटीशन से भी बात करूँगा कि किस तरह से वो लोग सोच रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है, कस्टमर से बात करूँगा, उस डेटा को असिमुलेट करके आई ट्राई टू predict that. So prediction is basically a lot of research. Lot of research, lot of discussions, observing how people are doing, how people are consuming things. कि भाई वो बिरयानी खा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, मतलब it is hearing people, looking at things, observing. जब आपने स्टार्ट की थी कंपनी, तब आपके क्या वीकनेसेस थे एज ए एंटरप्रेन्योर जो आपने ओवरकम कर लिए आपके हिसाब से? बिरयानी व्हीकल में हाँ। तो देखिए कि मैंने शुरू करी थी जब मैं 40 के करीब था जी। तो मुझे तब तक शायद अपनी वीकनेसेस पता चल चुके, अवेयर हो गया, अवेयर हो जाते हैं, right? हाँ। तो सी जैसे मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, ग्रोथ में है, डेटा कलेक्शन और ट्रेंड प्रिडिक्शन में है, तो मैं ज़्यादातर उसी एरियाज में ज़्यादा काम करता हूँ। जो मेरे दूसरे को फाउंडर हैं कौशिक रॉय, उनका ऑप्स में है, टेक में है, वेंडर डेवलपमेंट में है, सप्लाई चेन में है, तो वो उसमें करते हैं। तो बाय सर्टेन एज आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, कुछ लोगों की बहुत मैक्रो पे होती है, कुछ माइक्रो पे होती है, किसी की टेक में होती है, फाइनेंस। तो आई थिंक वो अपनी इंटरेस्ट और स्किल सेट से धीरे धीरे पता लग जाता है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, एंड इट्स ऑलवेज बेटर अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करिए। थोड़ा बहुत वीकनेस को आप कवर कर सकते हैं, बट बेटर और जो को फाउंडर और टीम मेंबर्स हैं जिनकी वो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी वीकनेस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो बेटर है। क्यों ऐसे? क्यों? लाइक अगर मेरी वीकनेस है, मेरे को उस पर काम नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए। और एक जब आप 15 साल के हो तो ज़रूर करना चाहिए, 20 के हो ज़रूर करना चाहिए, 25 पे भी कर सकते हो, चलो 30 पे भी कर सकते हो। अब 40 पे तो आपको पता है, 35 पे कि काम कर चुके हैं हर चीज़ को भी, तो आप वी आर ह्यूमन, हर वीकनेस को आप स्ट्रेंथ शायद नहीं बना सकते। कुछ लोग बना सकते होंगे, पर मेरे को लगता है कि हर ह्यूमन बीइंग की नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, कुछ लोगों की नंबर्स की स्ट्रेंथ है, कुछ लोगों की एक टू सी पैटर्न्स की स्ट्रेंथ है, कुछ लोगों बोलने की स्ट्रेंथ टीम बिल्डिंग की है, कुछ लोगों की एक्चुअल हाथ से काम करने की है, कुछ लोगों की एनालिसिस की है। आई वुड से कि स्पेशलाइजेशन का ज़माना, अपनी स्ट्रेंथ्स पे करिए तो ज़्यादा अच्छा है, तभी टीम बनाई जाती है। तो वीकनेस से कवर करने का क्या तरीका? एक आपने बता दिया कि आप अगर आप में वो स्किल नहीं, आपके को फाउंडर आपकी टीम में फाउंडर है, टीम में है, तो हो गया कवर। दैट्स द ओनली वे। इसके अलावा कोई तरीका? हाँ, वो भी कर सकते हैं। बाकी नहीं तो आप उस तरह के कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हैं कि भाई जो आपकी वीकनेस वाले एरियाज हैं, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, उस चीज़ों को कंसल्टेंट्स रख सकते हैं। एज अ फाउंडर एंटरप्रेन्योर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर रोज़ सीखना, उस पर टॉप ऑफ द मार्केट रहना। आप क्या करते हो लाइक अपनी पढ़ाई करने के लिए? आप पढ़ते हो, टाइम मिलता है एज अ फाउंडर? नो, आई रीड अ लॉट ऑन इंटरनेट, बुक्स भी मैं काफ़ी लेता हूँ। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, प्राइवेट इक्विटी पीपल, तो पता लगता रहता है ट्रेंड्स, चीज़ें। कस्टमर से बात करो, इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर ओपन, अगर आप कॉन्शियसली ज़िंदगी जी रहे हो एंड यू आर क्यूरियस इनफ, तो सब पता लगता रहता है, होता रहता है। एंड हाउ डू डिसाइड कि कौन सी बुक पढ़नी है, किससे मिलना है या क्या करना है? नहीं, देखिए इसका कोई, आप
अगर बाकी देख रहे हैं कहीं पे न्यूयॉर्क टाइम्स पे जा रहे हैं तो बुक्स की लिस्ट आ जाती है। जनरली भी इंटरनेट पर इतना डेटा, आप कुछ भी देखना चाहें आपको पता लग जाता है। फिर आप देखिए उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, बिजनेस की बुक है, फाइनेंस की है, फिलोसफी की है, साइकोलॉजी की है। एंड फाइनली वी आर ऑल ह्यूमन। अपने हर चीज़ आप प्रोडक्टिविटी से भी नहीं करोगे, आपको जिस चीज़ में नेचुरल इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को आप स्टडी करोगे। और वो ज़्यादातर आपकी स्ट्रेंथ्स वाले एरिया में ही नेचुरल इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बनी इसलिए होती है कि उसमें नेचुरल इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आपका। एक वो लेवरेज जो बोलते हैं ना, कि अगर आपने 10 एफर्ट डाला 100 का आउटपुट निकला। टेक में सबसे ज़्यादा लेवरेज होता है, मीडिया में उससे कम होता है। ह्यूमन लेवरेज फाइनेंस में डेट को कहते हैं वैसे। डेट को, हाँ, डेट को भी लेवरेज कहते हैं। एक लेवरेज मार्केट का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं कोविड की बात कर रहा था, जब कोविड में रील्स बहुत आए, बहुत क्रिएटर्स आए, अचानक से फंडिंग बढ़ गई, तो एक मार्केट लेवरेज आ आप गया। कह रहे हो टेल विंड्स किस में है? टेल विंड्स किस में? टेल विंड्स किस में, किस बिजनेस में कह रहे हो आप? किस बिजनेस में नहीं, किस लाइक एज अ, अगेन मैं 25 साल की या 20 साल की उम्र से बता रहा हूँ, मुझे कौन से स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, टेल विंड्स में फोकस करना चाहिए कि मेरा ग्रोथ कर्व जेकर बहुत तेज़ी से हो जाए। तो हमें बहुत स्पीड में ग्रोथ चाहिए होती है। हमारी जनरेशन की थोड़ी प्रॉब्लम सी है। देखिए मैं फिर से तो आई थिंक उस हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिटिक्स स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपका नेचुरल बेंट है। पर आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग डिसिप्लिन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उस पर काम कर सकते हैं तो आई थिंक इट हेल्प्स। आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आज से 2-3 साल 4 साल पहले होंगी उससे इम्प्रूव ही हुई हैं। जी। तो यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स and meeting people who are equally curious or are more learned than you or me, जी। that always helps. So meeting good people, meeting intelligent people, increasing your knowledge base, communication. और finally मुझे लगता है अगर हम कितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि फाइनली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन देमसेल्व्स। एज वी ग्रो ओल्डर, मतलब आवर नीड्स बिकम वेरी यूनिक एंड यूनिक। कैसे समझते हैं? हाँ, तो वो आई थिंक समझ फीलिंग की बात है। देखिए आपको अगर मुझे एक सुशी चावल वाली डिश बिरयानी खा के फीलिंग आ रही है अच्छी, तो वो अच्छा है मेरे लिए। अगर मुझे पराठा खा के फील आ रही है अच्छी, तो वो अच्छा है, राइट। अगर मुझे एक एक्शन मूवी देख के, आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं या लाइक सोनी पे देखते हैं, लैब पे, अगर कुछ लोग एक्शन मूवीज ज़्यादा पिक करेंगे, कुछ रोमांस ज़्यादा पिक करेंगे, कुछ कॉमेडी ज़्यादा पिक करेंगे, तो नेचुरल इंक्लिनेशन तो अपने आप दिख जाता है ना कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का किस तरफ जा रहा है। तो उस तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे देखिए अब शुरू से स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा होते हैं, कुछ आर्ट्स की तरफ, कुछ मान लो मैथमेटिक्स की तरफ। तो आई थिंक नेचर भी एक इनेट एबिलिटी देता है हम सबको एज किड्स, एज ह्यूमन बीइंग्स। बट आपको किसी को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने होंगे, आपके पास कोई आया है, मतलब आपका नेफ्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है, देखा नहीं, मुझे नहीं पता मुझे जीवन में क्या करना है, लाइफ में मुझे पता ही नहीं है। तो अपने आप को ऑब्जर्व करिए ना। आप डिफरेंट जब आप कर रहे हैं, जब आप टेनिस खेल रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए आपको टेनिस खेलते हुए, या क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप रोमांस वाली मूवी देख रहे हैं तो आपको कैसा फील हुआ, आपको एक्शन वाली देख रहे हैं तो ये वाली आपने फाइनेंस की बुक पढ़ी तो आपको बोरिंग लगी क्या, या आपने फिलोसफी की बुक पढ़ी तो वो अच्छी लगी क्या। तो अपने आप को ऑब्जर्व करने से ही बहुत कुछ पता लग जाता है ना कि हु आर वी। अपनी सेल्फ डिस्कवरी, नो थाई सेल्फ इज वन ऑफ द big journeys of our life to discover ourselves itself। और जो इंसान अपने आप को जितना जल्दी समझ जाए, अपनी इमोशनल मेकअप, अपनी गोल्स, अपनी अपनी what really makes someone tick, कहते हैं ना कि एक जोन कहते हैं, लाइक whether we are in the zone, कि उस जोन में हम सब कुछ भूल जाते हैं जी, राइट। कि भाई जैसे मुझे टेनिस काफ़ी अच्छा लगता है, जब मैं टेनिस खेल रहा होता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। आई एम मेरी लाइक इफ आई कैन से सोल, माइंड, बॉडी सब उसी में चला जाता है। तो दैट इज माई लाइक जोन मोमेंट, लाइक आई एम इन दैट जोन। तो जिस आप जोन में होते हो तो आपकी सारी ह्यूमन एबिलिटीज यूज हो रही होती हैं, तो दैट इज योर लाइक आहा मोमेंट। तो दैट इज योर जर्नी। क्या आप काफ़ी ऑब्जर्वेशनल हो, आपकी काफ़ी चीज़ के लिए कि आप देखते हो क्या चल रहा है आपके आसपास में? कोशिश करता हूँ। हाँ, हमारी जो जनरेशन है, जेन ज़ी कह लो, 18 to 25 ले लो आप, आपके हिसाब से हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जनरेशन कुछ गलत कर रही है। आपकी जनरेशन बहुत लाइक यू आर रिस्क टेकर्स, आप में ग्रोथ की बहुत इच्छा है, एंड यू आर जनरेशन ऑन द रोल, तो अच्छा ही कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उस जर्नी में शायद अपने साथ जो कनेक्ट है वो भी एक लेके चलना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है। Okay. कई बार इस समय मीडिया इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा डेटा बम्बार्ड होता रहता है सोशल मीडिया में, इतनी पोस्ट, रील, सब जगह, एंड सो मेनी पीपल से सो मेनी थिंग्स।
तो नोइंग योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, अपने को क्या है वो भी एक साथ में चलना चाहिए। तो अदर देन दैट तो मुझे लगता है आपकी जो जनरेशन विल रॉक। घूम जाते हैं बेसिकली हम लोग थोड़े हाँ, से। थोड़ा सा मतलब मे बी ऑल्सो आई एम नॉट श्योर। नहीं, आई एग्री, मुझे भी ऐसा लगता है। वो कनेक्ट अपने आप से कि मेरे को फाइनली ऐसे यूनिकनेस मेरी ऐसे ह्यूमन बीइंग क्या है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइनली ऑल्सो लिव फॉर अदर्स एज ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज ऑल्सो अ जर्नी इज टू हाउ वी कैन गिव टू द सोसाइटी अदर ह्यूमन बीइंग्स, एंड फाइनली वी हैव टू टर्न टू दैट आप एट अ सर्टेन एज। तो वो भी फाइनली तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुष, प्लेजर टॉकिंग। मज़ा आया मुझे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिरयानी बाई किलो और गोयला बटर चिकन हमारे ब्रांड्स आप लोग खाते रहिए। बिल्कुल। अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना।